नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नफ़रत का बंधन कहानी के भाग 2 में। कहानी को विस्तार से समझने के लिए कहानी का पिछला भाग जरूर सुनें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माही चुपचाप वहाँ से हट गई और ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बाल सुखाने लगी। ड्रेसिंग से निखिल को चुपके चुपके निहारते हुए अपने मन में सोचने लगी, कौन कहेगा कि ये खड़ूस और घमंडी इंसान इतना हैंडसम भी हो सकता है। हाँ, हैंडसम तो बहुत है, मगर शायद भगवान इसके सीने में दिल बनाना भूल गए। कमरे में सन्नाटा था, बस हेयर ड्रायर की हल्की सी गूंज गूंज रही थी। माही शीशे के सामने बाल सुलझा रही थी। उसके हाथों की हर हरकत में सादगी थी, जैसे किसी कोने में छिपी कोई धुन धीरे धीरे बज रही हो। निखिल टेबल पर बैठा था, लैपटॉप खुला हुआ, मगर नजरें स्क्रीन पर नहीं ठहर रही थीं। हर बार जब माही के बाल हवा में लहराते, उसका ध्यान माही की तरफ बिखर जाता। वो खुद से झुंझला जाता था, क्या हो गया है मुझे? मैं उसे देखे बिना क्यों नहीं रह पा रहा हूँ? ना चाहते हुए भी मेरी नज़रें उसी की तरफ जा रही हैं। आखिर इस लड़की में कुछ तो ऐसा है जो मुझे बेचैन कर रहा है। उसने लैपटॉप टेबल पर बंद करके रख दिया और बुदबुदाते हुए खड़ा हो गया। मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ, वरना यहाँ ये लड़की मुझे कुछ काम नहीं करने देगी। वो उठकर कमरे से निकलने ही वाला था, तभी माही ने मुस्कुराकर कहा, आप चाहें तो मैं आपके लिए कॉफ़ी बना दूँ? जी नहीं धन्यवाद, आपकी बनाई कॉफ़ी पीने से तो अच्छा है कि मैं जहर पी लूँ। और हाँ, मेरी बीवी बनने की कोशिश मत किया करो। तुम सिर्फ इस घर में कुछ दिन की मेहमान हो, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी में रहो। निखिल ने सख्त लहजे में अपनी बात कही और कमरे से बाहर चला गया। ऐसा नहीं था कि माही को निखिल की किसी भी बात का बुरा नहीं लगता था। जब भी निखिल उसकी बेइज्जती करता तो उसका मन करता था कि वो इसी वक्त इस घर को छोड़कर और निखिल को छोड़कर चली जाए, मगर उसके संस्कार उसे ऐसा करने से रोक देते थे। माही को निखिल की बात का बुरा लगा था, मगर वो अपने दर्द को अपने सीने में समेटकर नॉर्मल हो जाती थी। माही तैयार होकर नीचे आ गई। सबसे पहले शारदा देवी के पैर छुए और किचन में चली गई। निखिल के मना करने पर भी माही ने कॉफ़ी बनाई, शारदा देवी को दी और निखिल के पास एक कप रखा। कॉफ़ी रखते समय माही के बाल निखिल के चेहरे को छू जाते हैं। माही की खुशबू उसके रोम रोम में भरने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी गहरी सांस ली। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अरे बेटा, कॉफ़ी ठंडी हो रही है, तेरा ध्यान कहाँ है? शारदा देवी ने निखिल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। तभी अचानक शारदा देवी की आवाज़ से उसने आंखें खोली थी। माही होंठों पर उंगली रखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। क्या ही दांत फाड़े जा रही हो? बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? फिर अपनी आंखें मसलते हुए, वो तो मैं आज जरा ठीक से सो नहीं पाया था, बस इसीलिए। माही अपना कप उठाकर कॉफ़ी पीने लगती है, मगर काफ़ी कोशिश के बाद उसने अपनी हंसी रोक पाई थी। निखिल माही की हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। उसे माही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खड़ा हुआ और अपने कमरे में चला गया। माही देख जाकर, निखिल को कुछ चाहिए तो नहीं? और हाँ, आज पुष्पा जी की बेटी की शादी है, शारदा देवी की सहेली। उन्होंने खास तुम दोनों को बुलावा भेजा है। मेरी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम दोनों को ही जाना पड़ेगा। मैं निखिल को बताना भूल गई थी, तुम जाकर उसे बता देना और उससे कहना कि कोई ना नुकुर ना करे, चुपचाप जाने के लिए तैयार हो जाए। और साथ में तुम भी जा रही हो, ये मेरा हुक्म है। शारदा देवी ने माही से बड़े ही साफ सुथरे शब्दों में कहा था। जी शारदा माँ, मैं अभी निखिल को बता देती हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे, और मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। उससे बोल देना कि उसे जाना ही पड़ेगा। पुष्पा जी से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और मैं नहीं चाहती कि उसकी किसी भी गलती के कारण हमारे संबंधों में दरार पड़े। निखिल के पापा के गुजर जाने के बाद महेंद्र भाई साहब ने हमारा बहुत सपोर्ट किया था। हमारी शेखावत कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका बहुत सपोर्ट रहा है। अगर वो ना होते तो आज हम सड़क पर आ गए होते। निखिल तो बहुत छोटा था,
माही अगर वो तेरी बात न सुने तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है शारदा माँ, उसे समझाने की कोशिश करूंगी। अगर नहीं समझेगा तो मैं उसे आपके पास भेज दूंगी, क्योंकि वो आपकी हर बात मानते हैं और समझते भी हैं। कहते हुए माही हंसते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगी थी। निखिल अपने कमरे में कुछ जरूरी फाइल्स ढूंढ रहा था, मगर उसे वो फाइल कहीं नहीं मिल रही थी। फाइल ढूंढते ढूंढते उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसने मन में बुदबुदाते हुए कहा, इस लड़की ने मेरी पूरी लॉकर में अपना कब्जा कर रखा है। जहां देखो बस इसका सामान दिखाई देता है। पता नहीं ये कब मेरी जिंदगी से जाएगी। जब से मेरी जिंदगी में आई है उथल पुथल मचा कर रख दी है। माही ने निखिल की कई सारी बातें सुन ली थी। मुझे अपनी जिंदगी से निकालने के बारे में तो आप सोचना ही भूल जाइए। बेकार में ही आप सोच सोच कर दिमाग खराब करते रहते हैं। मैं आपकी ज़िंदगी से जाने वाली नहीं हूँ, चाहे आप लाख कोशिश करके देख लें। मैं आपकी पत्नी हूँ तो हमेशा आपके साथ ही रहूँगी। आप मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? आखिर आप ही तो मुझे अपने साथ इस घर में लेकर आए थे। मैं कोई ज़बरदस्ती तो आपके साथ नहीं चली आई थी। देखो माही, मेरा मूड वैसे ही खराब है, इसे और ख़राब करने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। निखिल माही से सख्त आवाज़ में बोला था। वैसे आपका मूड अच्छा कब रहता है निखिल शेखावत? वैसे आप लास्ट बार कब हंसे थे? आपको याद है? जब देखो खड़ूस जैसा चेहरा बनाए घूमते रहते हो। कभी हंस भी लिया करो। माही ने अपनी हंसी दबाते हुए ये बात निखिल से कही थी। निखिल का पारा गर्म हो गया। निखिल माही की कलाई को कसकर पकड़ते हुए बोला, मैं देख रहा हूँ माही, आजकल तुम्हारी जवान कैंची की तरह बहुत चलने लगी है। मैं तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि मुझे ये फालतू की बातें मुझसे मत करो, मगर तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? और ये क्या पत्नी पत्नी लगा रखा है? पत्नी बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? तो फिर पत्नी की तरह अपने पति को खुश भी रखो। इतना कहते हुए निखिल माही के बेहद करीब आ गया था। माही एकदम से पीछे हटते हुए बोली, वो आपको शारदा माँ बुला रही हैं। उन्हें आपसे कुछ ज़रूरी काम है, तो प्लीज़ जल्दी चले जाइए। उन्हें बहुत ज़रूरी काम है आपसे, कुछ बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हैं आपको। अच्छा, तो अब मुझसे बचने का बहाना ढूंढ रही हो? निखिल ने माही के और करीब आते हुए कहा। नहीं निखिल, मैं सच कह रही हूँ। अभी जब मैं ऊपर आई थी तो शारदा माँ ने कहा था कि आपको नीचे भेज दे। वो आपको कुछ बताना चाहती हैं, मगर बातों बातों में भूल गई थी। कुछ अर्जेंट है। माही ने अपनी तेज सांसों को कंट्रोल में करते हुए कहा था। अच्छा ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ। अगर दोबारा से तुमने अपनी पत्नी होने का रौब दिखाया तो मैं। निखिल ने अपना चेहरा माही के बेहद करीब लाकर दांत भींचते हुए कहा था, और कहते कहते रुक गया था और तेजी से कमरे से बाहर चला गया। माही अपने दिल पर हाथ रखते हुए अपनी सांसों को धीमा करते हुए एक लंबी सांस लेकर बोली, बच गई। बिल्कुल पागल इंसान है, पता नहीं कब क्या कर बैठे। निखिल नीचे गया तो शारदा देवी सोफे पर बैठी हुई अखबार पढ़ रही थी। लेकिन धीरे से, आपने बुलाया माँ? कुछ काम था क्या अर्जेंट? हाँ बेटा, माही ने तुमको बताया नहीं? मैंने उससे बोला था बताने के लिए। नहीं माँ, उसने कुछ नहीं बताया। बोल रही थी आप मुझे याद कर रही हैं, कुछ अर्जेंट काम है। अच्छा चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। आज पुष्पा जी की बेटी की शादी है, तो उन्होंने खास तुम दोनों को बुलाया है, और तुम दोनों का जाना बहुत ज़रूरी है। तुम तो जानते ही हो उनसे हमारे रिश्ते कितने खास हैं, तो तुम्हें टाइम पर उनके घर के लिए निकल जाना होगा, वो भी माही को साथ लेकर। मगर माँ, माही को साथ लेकर? वो कुछ आगे और कहता उससे पहले ही शारदा देवी उठकर खड़ी हो गई। देखो निखिल, मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है कि माही तुम्हारी पत्नी है, और पुष्पा जी ने खास उसे भी तुम्हारे साथ बुलाया है, तो फिर ना नुकर करने की बात ही पैदा नहीं होती। इसलिए शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाना और टाइम पर पहुंच जाना। शारदा देवी ने साफ और कड़क स्वर में अपनी बात कही थी। ठीक है माँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं माही को साथ लेकर जाऊं, तो उसे भी आप समझा दीजिएगा कि वो रास्ते में मुझे कुछ भी फालतू उल्टी सीधी बातें न करे जिससे मुझे गुस्सा आए, वरना मैं उसे आधे रास्ते पर ही छोड़कर चला आऊँगा। निखिल की आंखों से माही के लिए गुस्सा साफ छलक रहा था। उसकी हरकतें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे तुम्हें गुस्सा आए। निखिल अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। शारदा देवी माही के पास उसके रूम में पहुंची तो माही बेड पर बैठी कुछ बुक्स पढ़ रही थी।
शारदा देवी उसके पास जाकर बोली, माही बेटा, निखिल तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो गया है। वो शाम को जल्दी आ जाएगा, तब तक तुम भी तैयार रहना। लेकिन बेटा, रास्ते में उससे ऐसी कोई भी बात मत करना जिससे उसे गुस्सा आए, वरना तुम तो उसके गुस्से को अच्छे से जानती हो। वो कुछ भी कर सकता है, तो वो कुछ भी कहता रहे, तुम बिल्कुल चुप रहना। ठीक है? ठीक है शारदा माँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। शारदा देवी माही को समझाकर उसके रूम से निकल गई थी। शाम को निखिल जल्दी ऑफिस से घर आ गया था। कमरे में पहुंचते ही उसने लाइट ऑन की, क्योंकि कमरे में काफ़ी अंधेरा था। माही लाइट ऑफ करके लेटी हुई थी। वो बिल्कुल तैयार थी और तैयार होकर बेड पर लेट गई थी। निखिल उसके माही की तरफ नज़र डाली। माही काफ़ी सुंदर लग रही थी। उसकी रंगत निखरी हुई थी। होंठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी। उसने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। माही की नींद लग गई थी, इसलिए वो सो रही थी। उसे एहसास नहीं हुआ था कि निखिल कमरे में आ चुका है। माही का रूप देखकर निखिल की आंखें थोड़ी देर के लिए माही के चेहरे पर टिक जाती हैं। इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी मासूम शक्ल है। सोते हुए माही के बाल की एक लट उसके चेहरे पर आ रही थी। निखिल ने धीरे से उसके बालों को कान के पीछे किया। ये एहसास होते ही माही की नींद खुल गई। वो चौंक कर उठ गई। देखा तो सामने निखिल था। क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम? कहकर अपने दोनों हाथ सीने से क्रॉस करके लगा लेती है। निखिल घबराते हुए बोला, पागल लड़की, मैं क्या कर रहा हूँ? कोई सपना देख रही हो क्या? और मैं कुछ करूँगा तो क्या तुम्हारी औकात है मुझे रोकने की? ये कौन सा टाइम है सोने का? तुम्हें पता है ना कि हमें शादी में जाना है और तुम यहाँ सोई पड़ी हो? निखिल ने अपनी फीलिंग छुपाते हुए कहा था। मिस्टर शेखावत, मैं पहले से तैयार हूँ। तैयार तो आपको होना है। आप यहाँ खड़े मेरे पास क्या कर रहे हैं? जाइए और जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ तो जा तो रहा हूँ, कहते हुए निखिल वॉशरूम में अपने कपड़े लेकर चला गया था। निखिल तैयार होकर बाहर निकला। उसने वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ था। वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। वाइट शर्ट ब्लैक पैंट उस पर खूब जचता था। माही उसे देखती ही रह गई थी। अब चलोगे भी या मुझे घूरती ही रहोगी? निखिल ने माही की तरफ चुटकी बजाते हुए कहा। माही झटके से अपना पर्स रखती है और नीचे दोनों एक साथ सीढ़ियों से उतरते हैं। शारदा देवी जो कि हॉल में बैठी हुई थी, दोनों को एक साथ देखकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं। हे भगवान, ये दोनों साथ में कितने सुंदर लगते हैं, मगर उनके ख्याल आपस में बिल्कुल नहीं मिलते हैं। दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। भगवान, आप कुछ ऐसा करिए कि ये दोनों नज़दीक आ जाएं और हमेशा साथ रहें, कभी अलग न हों। शारदा देवी कहते हुए मन ही मन मुस्कुरा रही थी। माही ने आकर शारदा देवी के पैर छुए। अच्छा माँ, आप खाना खा लीजिएगा। अगर मैं आने में थोड़ा लेट हो जाऊं तो आप सो जाइएगा। हमारी चिंता मत करिएगा, मैं आपको फ़ोन कर दूंगा अगर लेट हो जाऊंगा। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें झपकाकर हाँ किया था। इस तरह दोनों पुष्पा जी की लड़की की शादी के लिए निकल चुके थे। माही निखिल की बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। निखिल की नज़रें ना चाहते हुए भी बार बार माही की ओर जा रही थीं। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। माही भी चुपचाप खिड़की की तरफ देख रही थी। जैसे कि शारदा माँ ने कहा था कि कुछ नहीं बोलना है, इसलिए वो चुपचाप खिड़की की तरफ बैठी हुई थी। लेकिन निखिल को उससे लड़ने झगड़ने की आदत पड़ चुकी थी। माही की चुप्पी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब काफ़ी देर दोनों चुप रहे तो आखिरकार में निखिल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, क्या बात है माही, आज तुम ठीक तो हो ना? माही ने हूँ में जवाब दिया था। अरे माही, हमेशा बकबक करने वाली लड़की आज चुपचाप कैसे बैठी है, जरा बताओगी? देखो निखिल, अगर मैं चुप रहती हूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है, अगर मैं बोलती हूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? तुमने ही तो शारदा माँ से कहा था कि इस लड़की से कहना कि चुप रहे, वरना मैं इसे आधे रास्ते पर ही छोड़कर चला आऊँगा। इसलिए मैं चुप हूँ। अगर कुछ भी बोलूँगी तो आपका क्या भरोसा, मुझे यहीं उतार कर चले जाओगे? इसलिए अच्छा होगा कि मैं चुप ही रहूँ और आप भी चुप रहें, मुझसे कुछ न बोलें। कुछ देर निखिल चुप रहा। उसके बाद उसने गाना स्टार्ट कर लिए। उसने रोमांटिक सॉन्ग लगाए हुए थे, जिसे सुनकर माही के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी।
निखिल का भी दिल डगमगा रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की बगल वाली सीट पर बैठी हो और इतने रोमांटिक गाने बज रहे हों तो किसी का भी दिल बेचैन होने लगेगा। दोनों पुष्पा जी के घर पहुंच गए। पुष्पा जी के घर आज रोशनी का समंदर उमड़ रहा था। गुलाब की खुशबू, ढोल डमाकों की आवाज़ और रेशमी साड़ियों की सरसराहट, हर चीज़ में रौनक थी। माही ने जैसे ही अंदर कदम रखा, सबकी नज़रें एक पल को उस पर थम गईं। पिंक साड़ी, खुले बाल, हल्की मुस्कान, वो सादगी में भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि निखिल के लिए नज़रें हटाना मुश्किल हो गया था। पुष्पा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे निखिल बेटा, बहू के साथ आए हो, बहुत अच्छा किया। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। माही झेंप गई। निखिल ने बस औपचारिकता सी मुस्कान दी। भीड़ के बीच माही का हाथ अचानक किसी ने खींचा। अरे माही, तू यहाँ? उसकी कॉलेज की पुरानी सहेली थी। निखिल थोड़ी दूर से खड़ा उन्हें देख रहा था। माही हंसते हुए अपनी सहेली से बातें कर रही थी। उसकी हंसी, उसकी चमक, सब कुछ निखिल को भीतर से विचलित कर रहा था। वो सोचने लगा, कभी मेरे सामने भी ऐसे हंस देती तो शायद मैं उसे समझ पाता। ये लड़की मेरे अंदर कुछ बदल रही है और मैं खुद से लड़ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद डांस का राउंड शुरू हुआ। सब जोड़ों को बुलाया गया। पुष्पा जी ने मुस्कुराकर कहा, निखिल बेटा, माही के साथ क्यों नहीं डांस करते? शादी में तो जोड़े साथ में नाचते हैं ना। निखिल ने झिझकते हुए माही की तरफ देखा। माही ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। संगीत बजने लगा, धीमा, सुकून भरा रोमांटिक गाना। निखिल ने अनमने मन से माही का हाथ थामा, पर जैसे ही उसकी उंगलियां माही की उंगलियों से टकराईं, सब कुछ ठहर गया। वो पल नफरत का नहीं था, वो पल खामोश मोहब्बत का था। माही की पलकों की झपक, निखिल की गहरी नज़रें, एक झोंका आया और माही के बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। निखिल ने धीरे से वो लट हटाई। माही ने नज़रें नीचे झुका लीं, पर दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। गाना खत्म हुआ तो दोनों की कुछ पल एक दूसरे को बस देखते ही रह गए। भीड़ में ताली बजी रही थी, पर उनके कानों में बस एक दूसरे की सांसों की आवाज़ थी। शादी खत्म होने के बाद दोनों कार में लौट रहे थे। रात की सड़कें सुनसान थीं। माही खिड़की से बाहर देख रही थी। चांदनी उसके चेहरे पर गिर रही थी। निखिल ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम आज बहुत अलग लग रही थी। माही चौंक गई और मुस्कुराई, और आज आप थोड़े अच्छे। दोनों हंस पड़े और वही हंसी उनके रिश्ते की पहली दरार को जोड़ गई। घर पहुंचकर माही सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी निखिल ने पुकारा पीछे से, माही। वो पलटी, कल ऑफिस से मैं जल्दी आ जाऊंगा, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करनी है। माही के दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई थी। क्या आज पहली बार निखिल के लहजे में अपनापन था? शायद हाँ। ऑफिस में निखिल सोचने लगा, कहीं माही से मुझे प्यार तो नहीं होने लगा। शायद इसीलिए मुझे उसकी हर अदा अच्छी लगने लगी है। नहीं, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। अचानक उसके अंदर का ईगो जागने लगा था। उसके भाई ने मेरी बहन के साथ गलत किया था, फिर मैं उससे कैसे प्यार कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो सिर्फ मेरी नफरत की हकदार है, प्यार की नहीं। माही उसका इंतजार करते करते सो गई, मगर निखिल नहीं आया। निखिल अपने ईगो और दिल के बीच उलझा रहा। घड़ी देखी तो 12 बज रहे थे। निखिल घर आया तो माही सो चुकी थी। उसके चेहरे पर कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ अपनापन था, और शायद वही अपनापन उसे डराने लगा था। दिन बीतते गए। निखिल की कोशिशें बढ़ती गईं खुद को माही से दूर रखने की, मगर माही का खूबसूरत चेहरा उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। जब भी वो उसके सामने आती, निखिल को अजीब सी बेचैनी होने लगती। माही अपनी पूरी कोशिश में थी कि निखिल बदल जाए, लेकिन उसकी हर कोशिश के बाद भी उसका घमंड नहीं टूट रहा था। एक दिन निखिल ने माही को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माही, माँ नहीं चाहती कि हमारा तलाक हो। उन्हें लगता है कि मेरा और तुम्हारा तलाक होने से हमारी रेपुटेशन पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग तलाक लेते हैं। जिनकी शादी में नहीं बनती, वो अक्सर तलाक लेकर अलग हो जाया करते हैं। अगर मैंने तलाक तुम्हें दे भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है?
ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ना ही तुम मुझसे प्यार करती हो, तो फिर ज़बरदस्ती का रिश्ता ढोने से क्या मतलब है। इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम तलाक देकर जाओगी तो तुम्हारी किसी अच्छे लड़के से शादी हो सकती है। अगर तुम तलाक नहीं दोगी तो सारी ज़िंदगी तुम्हें लोगों की बातें सुनने पड़ेंगी और कोई भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा। निखिल की बात सुनकर माही के तन बदन में आग लग गई थी। उसने तमतमाते हुए निखिल के पास जाकर कहा, मिस्टर शेखावत, भले ही तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन एक औरत के लिए शादी के क्या मायने होते हैं वो तुम नहीं समझ सकते। ये शादी मेरे लिए क्या है वो तुम कभी नहीं समझोगे। माही की आंखों में आंसू नहीं थे, मगर उसके लहजे में आग थी। वो निखिल के सामने आकर बोली, तुम सही कहते हो निखिल, तुम्हारे लिए ये रिश्ता बस एक समझौता है, बदला है, पर मेरे लिए ये बंधन वो भी ऐसा बंधन है जो तोड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरे संस्कार मुझे सिखाते हैं कि रिश्ता निभाना ही असली हिम्मत है, भाग जाना नहीं। निखिल उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि माही इस तरह डटकर बोलेगी। उसके अंदर कुछ हलचल सी हुई, मगर चेहरा फिर भी ठंडा बना रहा। माही के शब्द उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। माही, ड्रामा मत करो, ये सब डायलॉग सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। वो ताने के साथ बोला और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। माही ने भी उसी ठंडेपन से कहा, ठीक है तो सुन लो आखिरी बार, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, चाहे तुम जितनी भी कोशिशें कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे एक छोड़ी हुई औरत के नाम से जाने। और हाँ, एक बात और, तुम चाहे मुझे कितना भी गिराने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी नज़रों में नहीं, अपनी नज़रों में गिरना नहीं चाहती। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि निखिल एक पल को कुछ कह नहीं पाया। वो बस देखता रह गया। सामने खड़ी वो लड़की जिसे वो कमज़ोर समझता था, आज उसके सामने सबसे मजबूत खड़ी थी। कमरे में एक पल को गहरा सन्नाटा छा गया। निखिल ने नज़रें फेर लीं, जैसे अपने अंदर की हलचल छिपाने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है माही, तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना एक दिन तुम खुद इस घर से जाने पर मजबूर हो जाओगी। उसकी आवाज़ सख्त थी, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी। माही की आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, दर्द भरी मगर आत्मविश्वास से भरी। शायद उस दिन तुम समझ पाओगे निखिल कि नफरत के बंधन में भी एक औरत का दिल कितना प्यार समेटे रहता है। निखिल बिना कुछ बोले कमरे से चला गया। माही वहीं खड़ी रही। उसके कदम भारी थे पर दिल मजबूत। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, रिश्ता तो अभी खत्म नहीं हुआ निखिल, कभी तो तुम्हारा पत्थर दिल पिघलेगा। इधर निखिल के दिल को चैन नहीं था। वो बेचैनी से घूम रहा था। उसे डर था कि वो माही के प्यार में न पड़ जाए। तभी उसकी परछाई उस पर हंसने लगी। निखिल, तू प्यार करने लगा है माही से, तू हार गया निखिल। माही जीत गई, तू हार गया। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। मैं उस लड़की से प्यार नहीं कर सकता। मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत और बदले की आग। मैं हार नहीं सकता, कभी नहीं। कहते हुए उसने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास अपनी परछाई की ओर फेंक दिया, मगर गिलास टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। गिलास के टूटने की आवाज़ से निखिल अपने सपने से बाहर आया था। वो हारना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि माही उससे जीते, इसलिए वो अपने दिल की आवाज़ को दबा रहा था। भाग जाना चाहता था माही से दूर। उसके लाख कोशिश करने के बाद भी जब माही उसे छोड़कर नहीं गई और ना ही उससे तलाक दी, तो फिर उसने एक पक्का इरादा किया। रात के सन्नाटे में सूटकेस की जिप बंद होने की आवाज़ गूंजी। निखिल ने अपने पासपोर्ट को जैकेट की जेब में रखा और एक आखिरी नज़र कमरे पर डाली। एक लेटर माही के लिए छोड़ा और चला गया, कभी ना लौटने के लिए। दीवार पर माही की चुनी हुई कुछ छोटी सी पेंटिंग लटकी हुई थी, नीले आसमान की और झील का दृश्य जो अब उसे अनजाने में सुकून दे रहा था। जब मैं ही यहाँ नहीं रहूँगा माही, तो तुम खुद इस घर को छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाओगी। उसने गहरी सांस लेते हुए अपने मन में सोचा था, मगर दिल में कहीं कोई बेचैनी सी थी। एयरपोर्ट तक का सफ़र चुप्पी में बीता। जैसे जैसे फ्लाइट ऊपर उठी, नीचे का शहर धुंधला होने लगा, वैसे वैसे माही की यादें साफ होने लगीं। उसकी बातें, उसकी आंखों की नमी और वो आखिरी लहजा जिसमें दर्द से ज़्यादा आत्मसम्मान था।
यहाँ जब सुबह माही की आंखें खुली तो उसने तकिए के पास एक चिट्ठी को रखा देखा। चिट्ठी खोलकर पढ़ते ही उसके होश उड़ गए, जिसमें साफ साफ लिखा था, माही मैं तुमसे हार नहीं सकता, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत जिद्दी लड़की हो, जो आसानी से इस घर को छोड़कर नहीं जाने वाली और ना ही हार मानने वाली हो। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ, शायद कभी ना लौटने के लिए। माही की आंखों में आंसू थे, दिल में बेचैनी। वो भागते हुए शारदा माँ के पास पहुँचती है और उनके हाथ में वो चिट्ठी पकड़ाते हुए रो पड़ती है। शारदा माँ, निखिल मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए विदेश चले गए? आखिर मेरा क्या कसूर था? मैं तो सिर्फ उन्हें दिल से पति मानती थी। क्या यही मेरा कसूर है? शारदा देवी माही को धीरज बंधाते हुए बोली, माही तू चिंता मत कर, इस निखिल का तो दिमाग खराब है। इतनी सुंदर और सुशील बीवी को छोड़कर भाग गया। कोई भला ऐसे कैसे जा सकता है? अभी मैं उसे फ़ोन लगाती हूँ। इधर शारदा देवी ने अपना फ़ोन उठाया और निखिल को मिलाया था, मगर निखिल ने फ़ोन रिसीव नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि माँ फ़ोन किस लिए लगा रही है। विदेश में निखिल के दिन काम में बीतने लगे। मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स, पार्टी, सब कुछ पहले जैसा, लेकिन अब इन सब में वो चमक नहीं थी। रात को जब भी होटल के कमरे में खिड़की के बाहर देखता, उसे वही सन्नाटा घेर लेता जिसे कभी उसने माही के साथ बांटा था। उसकी आंखों के सामने माही का चेहरा बार बार घूमता रहता। दिल में बेचैनी थी और रातों का सुकून गायब हो चुका था। इधर माही का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। शारदा देवी से माही की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो बार बार निखिल को फ़ोन करती, मगर उसने ना तो फ़ोन रिसीव किया और ना ही कॉल बैक किया। एक दिन माही की तबीयत बिगड़ी तो शारदा देवी ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने माही का चेकअप किया। कुछ देर के लिए वो चुप हो गई, फिर गहरी सांस लेकर बोली, आपको इस हालत में अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। इस समय कोई भी लापरवाही नहीं करनी है आपको। इस समय से क्या मतलब है आपका? शारदा देवी ने डॉक्टर मालिनी से पूछा था। देखिए शारदा देवी, आपको इस वक्त इनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि माही प्रेग्नेंट है। ऐसे में इन्हें कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। खासकर उनके पति को इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। इनके खाने पीने से लेकर उनकी खुशियों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी खुशी बच्चों की सेहत पर बहुत अच्छा असर डालती है। डॉक्टर मालिनी की बात सुनकर माही की मानो दिल की धड़कन ठहर गई हो। एक औरत के लिए ये माँ बनने की खुशी सबसे अहम होती है। वो इस घड़ी को महसूस करना चाहती थी, मगर माही के लिए ये घड़ी किसी दर्द से कम नहीं थी। निखिल ने उसके साथ जो किया था वो बहुत ही दर्दनाक था। पहले तो उसने ज़बरदस्ती शादी रचाई थी और फिर बीच रास्ते में उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। अब जब उसे पता चला है कि वो माँ बनने वाली है तो उसे खुशी नहीं, दुख हुआ था। माही का चेहरा उतर गया था, उसकी आंखें नम हो गई थीं। डॉक्टर मालिनी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा ठीक है माही, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, उन्हें आप मंगवा लीजिएगा। एक पर्ची माही के हाथ में पकड़ाकर डॉक्टर मालिनी वहाँ से निकल गई थी। बाहर जाकर शारदा देवी से अकेले में बोली थी, देखिए शारदा देवी, मुझे लगता है कि माही कुछ बेचैन है, कुछ है जो उसे अंदर से परेशान कर रहा है, मगर बात जो भी हो, इस हालत में अगर वो स्ट्रेस लेगी तो बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। आप उसे खुश रखने की कोशिश कीजिए। शारदा देवी ने हाँ में सिर हिलाया था, मगर उनके दिल में भी कहीं ना कहीं कसक थी। अपने बेटे निखिल की हरकत पर वो काफ़ी शर्मिंदा थी। आखिर वो कहें भी तो किससे कहें? माही रो रही थी, शारदा माँ, मैं इस बच्चे का क्या करूँगी? जब निखिल ही मुझे छोड़कर चले गए, मैं क्या जवाब दूंगी इस बच्चे को? कैसे बताऊंगी कि तुम्हें पैदा होने से पहले ही तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़कर चले गए? आखिर क्या भविष्य होगा इस बच्चे का? मैं अपने बच्चे को नफरत भरी जिंदगी नहीं देना चाहती। माही की बातें सुनकर शारदा देवी का दिल बैठा जा रहा था। वो उसे तसल्ली बंधाते हुए बोली थी, बेटी, निखिल एक दिन जरूर लौट कर आएगा और मैं लाऊंगी उसे तेरे पास। ये मेरा तुझसे वादा है। निखिल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये उसने जो भी किया बहुत गलत किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मिटा दो। आखिर ये मेरा पोता है, इस घर का वारिस।
तुम्हारे रिश्ते चाहे जैसे भी रहे हों, मगर उसमें इस बच्चे का क्या कसूर है? माही, क्या तूने निखिल को एक बार भी फ़ोन लगाया? शारदा देवी की बात सुनकर माही ने नज़रें नीचे झुका लीं। फिर धीरे से बोली, आखिर मैं कैसे फ़ोन लगाती उन्हें? मेरी वजह से ही तो वो घर छोड़कर गए हैं, क्योंकि मैं उन्हें फूटी आँख नहीं सुहाती हूँ। जब मैं उन्हें तलाक देने से मैंने मना कर दिया तो वो घर छोड़कर ही चले गए और पास छोड़ गए मेरे एक चिट्ठी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। दम घुटता है उनका मेरे साथ। तो आप ही बताइए कि आखिर मैं उन्हें किस मुंह से फ़ोन लगाती और क्या बात करती उनसे? उन्होंने जो भी मेरे साथ किया मैं सब भूल गई थी। मैं पूरे दिल से उन्हें इस रिश्ते को निभाना चाहती थी। मैं इस रिश्ते के लिए अपने आत्मसम्मान को भी खो दिया था। आखिर फिर निखिल ने मुझे फिर भी नहीं समझा और ना ही इस रिश्ते को। तो आखिर मैं क्यों फ़ोन लगाऊं उन्हें? जब वो मेरे जज्बात ही नहीं समझते तो फ़ोन करने से क्या फ़ायदा? उनका जो दिल चाहा वो उन्होंने मेरे साथ किया। उनका दिल चाहा मुझसे बदला लेने का तो उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती शादी करके मुझसे बदला लिया। एक रात की दुल्हन बनाकर मुझसे डिवोर्स मांगा। जब मैंने डिवोर्स देने से मना किया तो खुद मुझे छोड़कर इस घर को छोड़कर चले गए। मेरी ना सही, कम से कम आपकी तो परवाह करते। आप तो उनकी माँ थी। मुझसे कोई नाता ना सही, पर आपसे तो उनका नाता था। वो मुझसे नफ़रत करते हैं, ये तो मुझे पता था, मगर इतनी नफ़रत करते हैं कि मुझे अपने सामने देखना तक नहीं चाहते। तो सोचा था कि इतने महीने साथ रहने के बाद इनके अंदर थोड़ा तो मेरे प्रति रहम आया होगा, थोड़ा तो प्यार परखा होगा, मगर नहीं, वो तो सिर्फ मुझसे नफ़रत करते हैं और कुछ नहीं। तो आप ही बताइए शारदा माँ, आखिर मेरी कैसे हिम्मत होगी उन्हें फ़ोन लगाने की? माही का दर्द उसकी आंखों से झलक रहा था। वो फूट फूट कर रोकर शारदा माँ से निखिल की शिकायत कर रही थी। शारदा माँ का भी दिल भर आया था। चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं अभी निखिल को दोबारा फ़ोन लगाती हूँ, शायद इस बार उठा ले। मुझे खुद भरोसा नहीं है कि निखिल इतना बेरहम कैसे हो सकता है। पहले तो वो ऐसा नहीं था। आखिर उसके अंदर इतनी नफ़रत कैसे पैदा हो गई, मुझे खुद समझ नहीं आता। एक दिन अचानक निखिल के फ़ोन की स्क्रीन पर शारदा देवी का कॉल आया। पहली बार निखिल ने इग्नोर कर दिया, लेकिन इस बार शारदा देवी बहुत गुस्से में थी, इसलिए बार बार फ़ोन लगाती रहीं। आखिरकार निखिल को फ़ोन उठाना पड़ा। शारदा देवी ने ना कोई शिकायत की, ना कोई और बात। उन्हें पता था ऐसा करने पर निखिल फ़ोन काट देगा, इसलिए उन्होंने सीधे सीधे कहा था, निखिल, माही को तेज बुखार है, डॉक्टर को दिखा दिया है, लेकिन वो कुछ खा नहीं रही और डॉक्टर ने कहा है कि उसे इस हालत में किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। बस इतना सुनना था कि निखिल का दिल धड़क उठा। क्या कहा आपने? बुखार? कब से? और ऐसा क्या हुआ है माही को? वो घबरा कर बोला, 3 दिन से कुछ नहीं खाया बेटा। कहती है ठीक हूँ, लेकिन लग रहा है बहुत थकी हुई है। लेकिन माँ, ऐसी हालत से आपका क्या मतलब है? बेटा, माही माँ बनने वाली है। क्या? निखिल बुरी तरह से चौंका था, मगर बेटा वो इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती। कहती है कि जब तुम ही उसे छोड़कर चले गए तो इस बच्चे को दुनिया में लाने से क्या मतलब है। वो हड़बड़ाकर बोला, माही पागल है क्या? मैं आ रहा हूँ माँ, मगर माही को मत बताना, मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। निखिल की बात सुनकर शारदा देवी के कलेजे को ठंडक पहुँची थी। उस रात निखिल को नींद नहीं आई। उसने तकिए के पास रखा फ़ोन बार बार उठाया, माही को कॉल करने की सोची, लेकिन उंगलियां डायल तक पहुंची। वो बस स्क्रीन पर उसका नाम देखता रहा, जैसे फ़ोन नहीं उसका चेहरा सामने हो। सुबह होते ही उसने फ़्लाइट बुक की। वापस लौटते वक्त उसके मन में अजीब सी घबराहट और खुशी थी, जैसे कोई गुनाह करने वाला पहली बार अपने ही दिल के सामने पेशी देने जा रहा हो। घर पहुंचकर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, ड्राइंग रूम में हल्की सी खुशबू फैली थी, दवाइयाँ और चाय की मिली जुली। माही सोफे पर बैठी थी, सफ़ेद शॉल में लिपटी हुई, थकी हुई, मगर उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में आंसू के साथ साथ एक खालीपन। निखिल ने उसे देखा और पहली बार उसके भीतर कुछ टूट गया। वो जो कभी उसकी नज़रों में बस एक मिडिल क्लास सस्ती लड़की थी, आज उसे वही लड़की सबसे कीमती लग रही थी। माही निखिल से नाराज़ थी।
मगर ऊपर से अंदर से उसका दिल छलांगे मार रहा था। माही, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? निखिल ने बड़ी ही नरमी से पूछा था। आज उसका लहजा नर्म और ठंडा था। उसके अंदर का अहंकार मर चुका था। अब वो पहले वाला निखिल था जो हर लड़की का सम्मान करता था। उसे समझ में आ गया था कि उसके भाई ने जो किया उसकी सज़ा मैं माही को क्यों दिए जा रहा हूँ। आखिर उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। निखिल के पूछने पर माही कुछ नहीं बोल पाई। उसके आंखों में आंसुओं की बरसात होने लगी थी। निखिल से माही की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उसके पास गया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, माही, मैंने जो तुम्हारे साथ किया शायद वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, मगर मैं फिर भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगर हो सके तो मुझे मेरे किए के लिए माफ़ कर देना। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं भूल गया था कि बदले की आग में लोगों के रिश्ते जलकर राख हो जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। माही की आंखों में आंसू के साथ साथ होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो मुंह बनाते हुए बोली, निखिल, मैं तो कब से तुम्हें यही समझाना चाह रही थी, मगर तुम हो कि अपने बदले की आग में इतने जल रहे थे कि मेरी बात समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। माही की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके कलेजे में शिकायत से ज़्यादा सुकून था। मैंने तुम्हें दिल से माफ़ पहले ही कर दिया था निखिल। निखिल का सिर झुक गया। वो बस इतना ही कह पाया, काश मैंने तुम्हारे दिल को पहले ही पढ़ लिया होता माही। तभी पीछे से शारदा देवी आई। दोनों के सर पर हाथ रखते हुए बोली, बस करो अब ये रोना धोना। पुरानी बातें पुरानी ही रहने दो। अब तो उस आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में सोचो। उनकी बात सुनकर दोनों के चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। निखिल ने माही की ओर देखा। आंखों में वही चमक थी जो कभी पहली मुलाकात में थी। दिन बीतते गए। निखिल अब माही के हर कदम पर उसके साथ था। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से लेकर उसके मूड स्विंग तक सब कुछ वो खुद संभालता था। कभी रात को अचानक आइसक्रीम लाना तो कभी तकिए पर फूल रख देना। वो हर दिन माही के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता था। और फिर वो दिन आया। सुबह अस्पताल की गूंज के बीच एक नन्ही सी रोने की आवाज़ गूंजी। माही ने एक बेटे को जन्म दिया। निखिल की आंखों में आंसू थे। उसने माही का माथा चूमते हुए कहा, आज मैंने सब पा लिया है माही। मेरा बदला, मेरा प्यार और मेरा परिवार। हर खुशियों से गूंज उठा। माही की गोद में बच्चा और बगल में खड़ा निखिल। वो तस्वीर किसी सपने जैसी लग रही थी। कुछ महीने बाद एक शाम माही बालकनी में खड़ी थी। सूरज ढल रहा था और उसके हाथ में एक पत्र था, एक फैशन एजेंसी से ऑफर लेटर। निखिल उसके पास आया, मुस्कुराया। अब कोई तुम्हारा सपना अधूरा नहीं रहेगा माही। जाओ, दुनिया को दिखाओ कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, माही कपूर एक स्टार हो। माही ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें भीग गईं। अगर तुम साथ हो निखिल तो कोई भी सपना छोटा नहीं। कुछ साल बाद रैंप पर चमकती लाइट के बीच माही आत्मविश्वास से चल रही थी। फ्लैश कैमरों की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और फ्रंट रो में बैठा निखिल अपने बेटे को गोद में लिए ताली बजा रहा था। लाइट्स धीमी हुई। माही की नज़रें निखिल से मिली। वो मुस्कुराई और उसकी आंखों में वही चमक थी जिसने एक वक्त नफ़रत के बंधन को मोहब्बत की डोर में बदल दिया था। कहते हैं, जिस रिश्ते की शुरुआत नफ़रत से होती है, अगर उसमें सच्चाई और माफ़ी का रंग घुल जाए तो वही रिश्ता सबसे मजबूत बन जाता है। निखिल और माही की कहानी ने हमें यही सिखाया कि प्यार सिर्फ इजहार नहीं होता, कभी कभी वो सहने, समझने और माफ़ करने में भी छिपा होता है। और आज नफ़रत का बंधन बन गया मोहब्बत की डोर, जहाँ एक औरत ने सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक इंसान को भी बदल दिया। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।